हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पटेल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर सकते हैं। कैसे आप ईच के साथ क्लियर कर सकते हैं। सो इसमें ना सिर्फ हम यूपीएससी जो सीएससी का आपका एग्जाम है उसकी बात कर रहे हैं कट ऑफ की, जबकि जो आपका आईएफओएस का एग्जाम है हम उसके कट ऑफ की भी बात कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कोई रैंडम ट्रिप्स ट्रिक्स ट्रिप्स एंड हैक्स बताऊंगा। बट यूपीएससी का क्या ट्रेंड है, यूपीएससी को फॉलो कैसे किया जाता है या उसके पेपर के एनालिसिस से क्या सीखा जाता है, तो इस वीडियो में थ्रू बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई वी नीड दिस वीडियो। ठीक है। तो आपको पता है कि ओनली नॉलेज की अगर हम बात करें कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, और यूपीएससी में हर साल अराउंड 5 to 6 लाख जो बच्चे हैं वो अपियर होते हैं। उसमें से अगर आप मान के चलो कि 5 to 6 लाख में से हर बच्चा कंपटीशन में नहीं है, हर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, बट एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो 70,000 से 1 लाख के बीच का जो रेंज का बच्चा है वो मेहनत से पढ़ रहा है। बट फिर भी सिर्फ 10,000 बच्चों का हो रहा है प्रीलिम्स। क्यों? और कौन है वो 10,000 बच्चे? तो सिर्फ अगर नॉलेज से हो रहा होता तो 70-80 हजार बच्चों का हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है। तो 10,000 जो बच्चों का प्रीलिम्स हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो क्योंकि इसका सीधा सा सिंपल लॉजिक ये है कि आपका जो सिर्फ नॉलेज है वो आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि इसका बहुत एक तो बात सिलेबस है, बहुत बिगनेस है, और बहुत रैंडमनेस है पेपर को लेके। स्पेशली प्रीलिम्स अगर 2023 का आपने देखा तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शंस भी बहुत नए पूछे जा रहे हैं। तो केवल नॉलेज जो है वो आपको लिस्ट में एंटर नहीं करा सकती। वहीं अगर हम बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स की, जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें वो बताते हैं कि आप ये वाला ट्रिक लगा लेते, आप ये टिप्स फॉलो कर लेते तो आपका प्रीलिम्स हो जाता, आपको 10 मार्क्स 20 मार्क्स ऐसे मिल जाते। बट सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स कोई काम करने वाले नहीं। ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में जो आपने पढ़ रखा है या नॉलेज को अपने कैसे इम्प्लीकेट करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, नॉलेज की भी और टिप्स एंड ट्रिक्स की भी। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो यूपीएससी के ट्रेंड के बेसिस पे है, ऐसा रैंडम कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी काम करती हैं, जो भी हैक्स काम करते हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं जीएस की कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो वो मैं आपको सारे बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखिए कि नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नॉलेज इज एवरीथिंग। फिर हम जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे वो बियॉन्ड द नॉलेज है, कि नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। उसके बाद फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको फेवर करेंगी। ठीक है। तो नॉलेज इज एवरीथिंग। दिस इज जस्ट एन हेल्पिंग हैंड, कि ये जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं ये सिर्फ आपकी हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेंगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो आप उसको यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है। कि हम जो जैसे पहले जो होता था, यूजुअली लोग 65 to 70 क्वेश्चन करके आते थे और प्रीलिम्स हो जाता था। बट अभी रैंडमनेस इतनी हो गई है कि हर कोई अब 85 क्वेश्चन प्लस करके आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 85 में से 85 ही आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको बहुत सारे तुक्के लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको गैस लेने पड़ते हैं। तो ये वीडियो इस डायरेक्शन में कि आप राइट डायरेक्शन में गैस ले सको। ठीक है। और अपना एम क्या है, सक्सेस। तो वो कैसे मिलेगी? हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क तो हमें करना है, पढ़ना है, बट स्मार्ट वर्क उसके साथ कैसे इंप्लीमेंट करके हम सक्सेस ले सकते हैं। सो थ्रू आउट द वीडियो हम चार मेन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जनरल ट्रेंड्स जो यूपीएससी के हैं, यूपीएससी के, और ये जो सारा एनालिसिस है ये यूपीएससी पीवाईक्यूज के बेसिस पे है। तो इसमें मैंने अपना कुछ ऐड नहीं कर रखा है, या मेरी तरफ से कोई भी तुक्के नहीं है। ये जो भी यूपीएससी ने हिंट दी है या पेपर में वो कैसे हिंट देता है, हम उनकी बात करेंगे। फिर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करेंगे कि पर्टिकुलर हिस्ट्री के लिए कैसी अप्रोच काम करती है, ज्योग्राफी के कैसी अप्रोच काम करेगी, इन्वायरमेंट के लिए कैसे अप्रोच काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक अप्रोच आपके थ्रू आउट द सब्जेक्ट अक्रॉस द सब्जेक्ट्स बेसिकली अप्लाई होगी, नहीं होता है। और 2023 में ये हमें अच्छे से दिखा है। फिर स्टेटमेंट बेस्ड एनालिसिस ये थोड़ा सा नया है, बट हाँ हम इस पर भी बात कर लेंगे। और ये थोड़ा डिबेटेबल भी है, बट इस पर भी हम आपको बिल्कुल क्लियर कट एक एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि आपको जो भी यूज करना हो, और फिर आपको कुछ बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है इसको हम ट्राई करेंगे 2 पार्ट में कवर करने का, क्योंकि ये बड़ा वीडियो है। और आपके लिए यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, या तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज अभी आप बिल्कुल बंद कर दो और बिल्कुल वीडियो मत देखो। उसका रीजन ये है कि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखें और आपने 2 ट्रिक सीख ली, हो सकता है तीसरी जगह बताया गया हो कि ये ट्रिक ऐसे नहीं ऐसे काम करती है। ठीक है। तो आपने एक पार्ट देखा हो दूसरा ना देखा हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट ना कर पाए। इस वीडियो का पर्पस व्यूज नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे व्यूज मिल जाए और हम वायरल हो जाएं, या सिर्फ वायरलिटी के लिए बनाया गया है। इसका मेन पर्पस है कि आपको हेल्प कैसे हो एग्जाम में। तो या तो आप वीडियो पूरा देखो, अदरवाइज आप वीडियो बिल्कुल मत देखो। ठीक है।
चलो अब हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं कि यूपीएससी, और ये बिल्कुल बेसिक ट्रेंड है, तो हो सकता है ये आपने कहीं देख रखा हो, और नहीं भी देख रखा हो तो आज यहाँ से सीख के जाना है, और इनके नोट्स आप बनाते रहें। ठीक है। तो जैसे मैं पहला जो अपनी ट्रिक से वो क्या है कि किसी भी बॉडी में अगर आपको अथॉरिटी लिखा मिल जाए उसके सफिक्स में, ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो स्टेटरी बॉडी होगी। ये यूपीएससी ने लिख के नहीं दिया है कहीं, बट अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखोगे तो 95% क्वेश्चंस में जहां भी सफिक्स में अथॉरिटी है वो स्टेटरी बॉडी है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें दे रखा था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। ये तो मुझे एग्जांपल मिला तो मैंने डाल दिया। तो इसमें जैसे अथॉरिटी है, तो अगर कभी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आ जाए और उसमें दे रखा हो कि स्टेटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, तो आप ये 90% चांस लो कि ये, या 99% आप चांस लो कि ये स्टैटरी बॉडी होगी। तो जहां भी आपको अथॉरिटी लिखा मिल जाए, वो मैक्स चांस है कि वो स्टैटरी बॉडी होगी। ठीक है। अगला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमें उसके सफिक्स में काउंसिल लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, काउंसिल, तो मैक्सिमम चांस होगा कि वो जो चेयर करेगा वो यूनियन मिनिस्टर करेगा, बेसिकली यूनियन स्टेट किसी के भी रिगार्डिंग हो, बट वो मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द केसेस में करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा करेगा, बट 99 केसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, और मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बट मुझे अगर आइडिया है ना कि अगर काउंसिल है तो मिनिस्टर चेयर करेगा, तो इसमें इसमें दिया हुआ है हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये अगर मैं तुक्का मारता तो मैं मान के चलता कि सेकंड स्टेटमेंट राइट है। इट मे बी रॉन्ग, बट जब मुझे गैस लेना है तो मैं मानूंगा कि ये सही है, और इसमें ये सही है, 2 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द नीति आयोग। तो जहां भी हमें काउंसिल लिखा मिलेगा, वो उसको 99% केसेस में मिनिस्टर हेड करेगा, चेयरमैन उसका मिनिस्टर होगा। इसके मैंने सिर्फ एक एक दो दो एग्जांपल ले रखे हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप जब पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको थ्रू आउट द ये एग्जांपल्स आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और उसमें कमिटी मेंशन है, अगर उसके सफिक्स में कमिटी मेंशन है, तो 99% केस चांसेस है कि वो चेयर जो है वो ब्यूरोक्रेट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो एमपीसी ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे कमिटी है, और यहाँ पे लिख रखा है इट्स फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमें ये पता है कि जहां भी कमिटी होगी वहां चांसेस है कि वो मिनिस्टर तो नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट होगा। तो हमने तीसरे को एलिमिनेट कर दिया, तो हम 50-50 पे फिर भी आ गए। ठीक है। तो ऐसे आप चांस ले सकते हो, और ये काम करता है। ये आपका टेस्ट सीरीज में काम नहीं करेगा, बट यूपीएससी के पेपर में बिल्कुल काम करेगा, और ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर दिया। उसके बाद, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है जो जिसमें हम एडवाइस या डिस्कशन की बात करते हैं, यूजली ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी आया था, ठीक है, अब ये किसी ने नहीं पढ़ रखा था, लिटरली किसी ने नहीं पढ़ रखा था, बट जिनको भी ये सब पता था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन सही कर लिया। तो इसमें लिख रखा था एमसी डिस्कसेस मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइसेस। तो जहां भी सिर्फ एडवाइस की बात करी गई हो, डिस्कशन की बात करी गई हो, यानी कि बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट ना हो और बहुत फैक्चुअल स्टेटमेंट ना हो, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, तो बोथ 1 और 2। तो आई होप ये सब आप समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे, और प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। उसके बाद, अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन दिखता है और उसमें आपको इंटरनेशनल सफिक्स में मिल जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होगा, वो आपका एक एनजीओ होगा। क्या होगा, वो एक एनजीओ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिख रखा है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल पूछा गया, तो इंटरनेशनल पूछा गया, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, ये एनजीओ है आपका। तो इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, यस। ठीक है। उसके बाद अगला आपको क्वेश्चन मिल रहा है बैटलैंड इंटरनेशनल का, ये आपने सुन रखा होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब क्या है, ये सब एनजीओ है। ठीक है। तो देखो, जैसे इसमें लिख रखा था इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वेटलैंड इंटरनेशनल, तो अगर आपको पता है इंटरनेशनल एनजीओ के लिए आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो जहां भी आपको इंटरनेशनल मिलेगा, वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में एनजीओ। उसके बाद, और क्या हमने ऑब्जर्व किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में दिया होगा, तो यूजुअली वो रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, और जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें मैंने जो भी एग्जांपल्स उठाए, ये मैंने कोशिश करी है कि रीसेंट वन हो। ऐसा नहीं है कि आपका 10 का उठा लिया है, 11 का उठा लिया है, फिर आप कहोगे कि उस समय तो इजी पूछे जाते थे। आपको 22, 23 सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, और सब जगह ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं पूछ रखा था
कि ट्रैफिक इज ब्यूरो अंडर द यूएनईपी। तो ऑब्वियसली किसी को पता होता नहीं होता, बट अगर किसी ने ये ऑब्जर्व कर रखा होता कि जहां भी एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पूछ रखा है, वो 99% गलत है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड इज राइट है। और अभी हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जब हम स्टेटमेंट वाइज जो हमने एनालिसिस की बात करी थी, उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब दो स्टेटमेंट होते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, तीन होंगे चार होंगे उसको कैसे टैकल करना है। तो एक तो ये क्वेश्चन इस तरीके से टैकल हो रहा है कि इसमें अंडर का प्रोविजन आ गया है। दूसरा ये अदर तरीके से और टैकल होगा जब हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, उसमें भी पहला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सब ऑब्जर्व करनी है चीजें। उसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हमें कोई भी दो ऑप्शंस ऐसे मिल जाए, और ये इन क्वेश्चंस में लागू होता है, अप्लाई होता है, जहां पर आपको एबीसीडी में चार ऑप्शंस पूछे जाए, स्टेटमेंट ना दिए हो बल्कि ऑप्शंस ही आपके स्टेटमेंट हो। तो जहां भी आपको दो सिमिलर ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, 99% केसेस में आंसर जो होगा वो उन्हीं दो स्टेटमेंट के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था द टर्म लेवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसमें लेवांट टर्म का पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि ये कौन सा रीजन है, ठीक है। अब इसमें चार ऑप्शंस दे रखे थे, बट दो ऐसे ऑप्शंस थे जिसमें आपको मेडिटेरियन दिख रहा है। तो दो सिमिलर ऑप्शन मिले, तो अब मुझे आइडिया लग गया था कि ये जो आंसर है वो इन्हीं दो में लाई करेगा। और ये जैसे मैंने नहीं पढ़ा था, बट फिर भी आंसर ये क्वेश्चन सही हुआ था, क्यों? उसका रीजन ये था, इसमें एक टर्म और दे रखा है एंटायर। यूपीएससी में जहां भी एंटायर आया है अभी तक, सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये एक्सट्रीम वर्ड है, हम इस पर भी अभी बात करेंगे। तो एक तो मुझे आइडिया था कि आंसर इन दो में होगा, और मुझे ये पता था कि जहां भी एंटायर है वो गलत है। तो मैंने डी को एलिमिनेट करके ए आंसर मार्क कर दिया था और वो सही हो गया था। तो जहां भी हमें दो सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे, 99% जो आंसर है वो वहीं लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें फिर से देखो, ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछा गया था स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ठीक है। तो इसमें भी चार स्टेटमेंट थे, दो आपके सिमिलर। तो आपके सी सॉरी ए और डी देखते ही आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप 50-50 पे पहुंच गए। तो जिन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसमें आप दो एलिमिनेट कर ले रहे हो, तो आंसर उन्हीं दो में लाई करेगा जो सिमिलर ऑप्शन है, और इसका आंसर बी है। ये आपका क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। इसमें देखो आपको लीजा पाथफाइंडर और इवॉल्व लीजा, या ऐसे ई लीजा भी हम कहते थे। तो इसमें आंसर आपका इन्हीं दो में लाई करेगा और डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ठीक है, ये पूछा गया था। इसमें आपको दो सिमिलर स्टेटमेंट दिख रहा है, रीच 50 करोड़ एंड मोर एंड 50 करोड़ एंड मोर। तो आंसर जो है वो इन्हीं दो में लाई करेगा, डी इज द राइट आंसर। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हमें यूपीएससी की जो क्वेश्चन है वो खुद हिंट देता है, बट इन हिंट्स को हमें कैसे पकड़ना है। क्योंकि अगर आपको ये आइडिया नहीं है आप नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये बेसिक का पार्ट नहीं है। बट अगर आपको आइडिया है तो आप कैसे 8-10 मार्क्स, इवन 20 to 30 मार्क्स लोग ले जा रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लोगे लास्ट 10 ईयर्स के, और ये अगर आप वीडियो कंप्लीट देखे, तो आप डेफिनेटली 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर लोगे एग्जाम में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप, ठीक है। तो ये सिमिलर ऑप्शंस कैसे काम करता है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम वर्ड की। जैसे मैंने यूजली आपको बताया था कि अभी जब एंडर की बात करी थी, कि जैसे ऑल है, ओनली है, एक्सट्रीमली है, स्टेडली है, नेवर है, ड्रास्टिकली है, या एंटायर है। तो जब भी हमें ऐसे वर्ड देखने को मिल रहा है, तो हमें इन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। 99% केसेस में ये रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, बट हमेशा नहीं होते, तो हमें एटलीस्ट इन पे फोकस तो करना ही है, कि जब भी हम ये वर्ड देखेंगे तो हम स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ही आपका 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है आपका, जैसे इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला है नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये भी आपको लग रहा होगा कि हाँ एक्सट्रीम है, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। फिर दूसरा आपका है कैन थ्राइव्स ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। तो इन दोनों में मुझे लगा कि नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है कि कम है, कि नहीं यार कि कहीं ना कहीं तो होगा। बट नेचुरली वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया, इसलिए थोड़ा सा लगा कि हो भी सकता है। क्योंकि अगर ये ऐसे होता कि नॉट फाउंड इन इंडिया, तब थोड़ा सा डाउट होता। और अगर ऐसा कुछ होता तो हमने सुना होता, फॉर एग्जाम्पल कैंगारू, कभी कभी वो भी इंडिया में देखने को मिल जाता है, बट ऑब्वियसली तो ये नेगेटिव है, बट ये कम नेगेटिव है। बट इसमें क्या है कि ओनली भी दे रखा है, फिर नो प्रीडेटर। तो ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जिसके प्रेडेटर नहीं है। जैसे जो अपेक्स आपके क्या कह सकते हो ना, कार्निवोरस होते हैं, या हाँ वो विदाउट प्रेडेटर होते हैं, जैसे लॉयन हो गया आपका या टाइगर हो गया, तो उनका कोई प्रेडेटर नहीं होता। बट ऐसी अपन ने कोई स्पीसीज भी नहीं सुन रखी।
तो इसमें सेकंड इज यूजुअली रॉन्ग। अब इसमें मैंने सेकंड ही रॉन्ग क्यों किया और फर्स्ट क्यों नहीं रॉन्ग किया, तो इसको भी हम देखेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, कैसे जो एक्सट्रीम वर्ड है, उन पर हमें लगातार फोकस फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल, ये भी आपका 2023 का ही है। इसमें भी आपके चार स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है सबने मोनेटाइज पढ़ा होता, सॉरी मोनेटाइज पढ़ा होता। 1 2 3 4 फोर स्टेटमेंट दे रखे हैं। थर्ड स्टेटमेंट में दिख रहा है एंटायर, मैंने काट दिया। बी इज द राइट आंसर। ये आपका 2023 और मे बी 2022 का है शायद। ठीक है। तो कैसे, कुछ ना पता होते भी तब भी आपने कर लिया। ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम वर्ड है, इन पर हमें फोकस करना है। जरूरी नहीं है हमेशा गलत हो, बट एटलीस्ट हमें फोकस करना है। उसके बाद ये आपको जैसे दिखा है प्रोबायोटिक का, साइंस एंड टेक का, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। Probiotic are made of both bacteria and yeast. The organism in probiotic are found in food be ingest, but they do not naturally occur in our gut. तो जैसे हम लोग को पता है कि अपने जो गट में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो अपना खाना होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो प्रोबायोटिक्स आर वन ऑफ दैम। तो नॉट नेचुरली अगर इन आर गट। तो अगर ऐसा होता तो हर आदमी प्रोबायोटिक यूजुअली ले रहा होता, जैसे योगर्ट है उसमें प्रोबायोटिक होता है, कर्ड है प्रोबायोटिक है, तो वो खा रहा होता। बट बहुत सारे लोग नहीं खा रहे होते हैं, बट फिर भी डाइजेस्ट तो कर ही रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि नेचुरली हमारे गट में है। यहाँ पर एक ट्रिक और काम करती है। तो पहला तो एक्सट्रीम की वजह से गलत हो गया। दूसरा भी हम देखेंगे, स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी दिख रही हो कि द ऑर्गेनिज्म इज प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड बी इंजेस्ट, बट बट के थ्रू या एंड के थ्रू वो जुड़े हुए हैं जिसमें नेगेटिव सेंस की बात की जा रही हो, तो ऐसे स्टेटमेंट यूजुअली गलत होते हैं। ठीक है। तो उसमें दो चीजें मिल गई, एक तो एक्सट्रीम बट, दूसरा बट या एंड से जुड़े हो और दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बातें कर रहे हो, तो वो स्टेटमेंट यूजुअली गलत होता है। उसके बाद ये भी आप देख सकते हो कि इसमें भी था, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो यहाँ इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा, बट ड्रास्टिक यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड है, कि ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत सडन चेंज आ जाएगा, चेंज आएगा बट ग्रेजुअल चेंज आएगा, कम चेंज आएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा। तो आपका ये एक्सट्रीम की वजह से गलत हो गया। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो हमें जो एक्सट्रीम वर्ड है उन पर फोकस करना है। अगला, अगला आपका क्या है कि जहां भी हमें एग्जाम में सम, में, माइट ऐसी दिखे और जिनसे पॉसिबिलिटी की बात हो, तो वो यूजली राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2023 का क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबंशन। तो कैन बी का मतलब है कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी है। और अगर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर की बात करती है, यूजुअली वो सही होता है साइंस एंड टेक में। हम अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी इसकी बात करेंगे, तो आपका ये सही है, ये स्टेटमेंट है। अब नहीं आपको पता होगा सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, बट सम ऑल थ्री करेक्ट। तो जब भी हम ऐसे वर्ड देखें, वहां पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आप सारे तो चेक नहीं कर सकते ना, तो कुछ तो हो गई में भी जो ये फंक्शन कर रहे होंगे, तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। उसके बाद फिर से देखो, इसमें हमें एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कट कर दिया। इन दोनों में सम दिख गया, तो इसका मतलब है कि यूजली ये दोनों सही होंगे, और यही है 2 and 3 इज द राइट आंसर। 2 and 3 इज द राइट आंसर है, डी। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे यूपीएससी में खुद हिंट देती है एग्जाम में, जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको पता ही हो। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, मे बी। हाँ, 2023 का ही क्वेश्चन है। अब इसमें सब में सम, अब मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। ऑल फोर इज द राइट आंसर। अब ये चीज आप पढ़ के नहीं जा सकते एग्जाम में, बट अगर आपको ये ट्रिक्स पता है, ये हैक्स पता है, ये बेसिकली यूपीएससी के ट्रेंड्स पता है, और ये कहाँ से आए, पीवाई क्यू से आया है, मैंने कहीं से कुछ नहीं कर दिया, तो आप डेफिनेटली बहुत इजीली कट ऑफ क्लियर कर लोगे। अब अगला जो एक ट्रेंड यूपीएससी का, वो क्या है, या मेरा जो एनालिसिस है, कि जो यूजुअली लॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, वो इजी टू सॉल्व होते हैं, बस आपको ट्राई करना है। सिर्फ हमें क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है। हमें भागना नहीं है कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट जो भी आपको बड़े स्टेटमेंट दिखेंगे, वो यूजुअली इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का, मान लो आप जिसका भी मान लो। क्वेश्चन था, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी की बात करें, ठीक है। तो इसमें आपका कंफ्यूज हो भी सकते थे कि यार पॉसिबिलिटी की बात कर दी, यार ये कर दी, ठीक है। बट अब हम जब इनकी बात करेंगे, पढ़ेंगे बहुत इजीली। जैसे अगर हम सीधा 5वें स्टेटमेंट की बात करें, फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट।
तो ये तो क्लियर है कि फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस। जैसे अभी ऑरोरा बहुत न्यूज में था। तो होता क्या है कि जब सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो अपना जो मैग्नेटिक जो शील्ड है अर्थ की, वो इससे इंटरेक्ट कर लेती है और ये अर्थ को फायर से बचा लेती है। इसलिए हमें बहुत सारी लाइट अपने पोल्स पे देखने को मिलती है। ठीक है। बट अगर कभी ये भी फेल कर जाए, तो ऑब्वियसली अपने प्लेनेट पे आग लग सकती है। पॉसिबिलिटी है, गुड लिखा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट मच ऑफ द प्लेनेट, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि सारे सारे प्लेनेट पे तो नहीं लगती। जैसे ऑरोरा है, तो ऑरोरा तो प्लेनेट पे बन सकते हैं बहुत सारे, बट फायर मच ऑफ द प्लेनेट, और डिस्पाइट हैविंग ऑफ द ऑरोरास या मैग्नेटिक स्फीयर, तो इसका चांस कम था। तो पांच में हमने यही इजीली एलिमिनेट कर दिया। अब आप पांच में अगर एलिमिनेट करोगे, तो आप इजीली आंसर पे पहुंच जाओगे। तो भले वो देखने में बड़ा लग रहा है, बट अगर आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही है, कोई भी पकड़ लेगा इस वाले बात से। तो हमें बड़े क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जैसे ये क्वेश्चन ये पूछ रखा है, अब किसी को लगे इतना बड़ा पैरा पढ़ेंगे क्या ही करेंगे, इससे अच्छा छोड़ते हैं, लास्ट में देखते हैं। बट अगर आप एक बार ही पढ़ लेते, आपको क्लियर हो जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करता है। तो ये बड़े स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं। उसके बाद ये बहुत एक जनरल ट्रेंड है, और ये भी आप 99% में या 90 टू 95% केसेस में ये आप सही देखो। ठीक है। कि जब भी आपको चार ऑप्शंस में कहीं भी अंडमान निकोबार, विजयनगर या अकबर देखने को मिल जाए, तो यूजली वो ऑप्शन सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो पे ये जो क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे जोक बने थे। अगर आपने बस्सी का यूपीएससी वो देखा है स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसमें इसी क्वेश्चन को लेकर उसने खूब कॉमिक किया है। ठीक है। तो यही कि मुझे क्या पता केला कहाँ से कितना मिल रहा है, ऐसे करके उसने जोक बनाया था। ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली ये नहीं आइडिया किसी को, बट अगर आपको रिस्क लेना है, ये शायद किसी को नहीं पता होगा एग्जाम में, बट कई बच्चों ने इसका रिस्क लिया होगा और उन्हें इसका एडवांटेज मिला होगा, रिवॉर्ड मिला होगा। तो जहां भी आपको अंडमान दिख जाए, आप मार दो। अंडमान फिर से सही। विजयनगरा फिर से सही है। जहां भी आपको ऑप्शन में ऑप्शन देखा, अकबर सही है। तो ऐसा नहीं है हमेशा सही है, बट अगर आपको देखो, अगर आपको नॉलेज है कि फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर है वो अकबर नहीं हुमायूं है, तब तो डेफिनेटली आप हुमायूं मारेंगे। बट अगर आपको रिस्क लेना है और आपको आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या है, तब फिर आपको इन्हीं ऑप्शंस में गैस करना चाहिए। और ये 99% केसेस में सही होते हैं। ऐसा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टिप्स को और ट्रिक्स को आप नॉलेज के ऊपर रखें। नहीं, नॉलेज इज सुप्रीम, नॉलेज इज एवरीथिंग। बस इसको हमें सप्लीमेंट की तरह यूज करना है कि जिन क्वेश्चंस में हमें नहीं आइडिया लग रहा है, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे, उनमें हमें कैसे काम करना है, हम उस पर फोकस करें। इसके बाद जब भी हम ऐसे कोई टर्म्स मिलेंगे, जिसमें लिखा हो इन्फ्लुएंस्ड बाई, बियरिंग अपॉन, रिफ्लेक्टेड इन, इंस्पायर्ड बाई, अफेक्टेड बाई, तो ऐसे स्टेटमेंट यूजली करेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का क्वेश्चन ले रखा है, और यहाँ पे दे रखा है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्संस अफेक्टेड बाई माइनिंग ऑपरेशन। राइट। ठीक है। तो अब ये सारे आप नोट्स बनाते हुए जाएंगे, तो जब भी आपको ऐसे दिखेंगे वर्ड, वो यूजली सही है। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल गलत करो, बट अगर आपको रिस्क लेना है, तो जब भी ऐसे दिखेंगे आप उन्हें सही मारेंगे। ठीक है। यूपीएससी का ट्रेंड ये है, इंस्पायर्ड, टू इज राइट। सो ये तो बात हो गई यूपीएससी के जनरल ट्रेंड्स की। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की, कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और कौन से ट्रेंड्स हैं जो फॉलो होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की। तो जब भी हमें पॉलिटी में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, वो 95% आप मान के चलना कि वो गलत है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट दे रखा है आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। तो ये इसमें लिख रखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका गलत है। डेफिनेटली ये अटॉर्नी जनरल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में आ जाता है, तो ये सबने पढ़ा होता है। बट जब भी हमें ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिल जाए, तब भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो यूजली गलत होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गलत। ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, ये गलत है। अब जब भी हमें ऐसे भी देखने को मिले कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड, ये भी यूजुअली गलत होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रख रखा है, ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन था। ये सबने पढ़ा होगा, अगर लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। बट इसमें भी क्या लिख रखा है, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स। तो जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड, वो यूजली आपका क्या होगा, गलत है। इसका आंसर नन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। और ये 2023 का है। भले इतना रैंडम पेपर था, इतना बिग पेपर था, तब भी जो यूपीएससी के जनरल ट्रेंड है वो फॉलो हो रहे हैं। तो जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही है कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो,
आप मुझे नहीं पता कि मतलब आप कैसे कर रहे हैं, बट जो जनरल ट्रेंड्स है, अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो ये थ्रू आउट द पेपर आपके काम आएंगे, चाहे वो रैंडम पेपर हो 23 का या इसके आगे आने वाले पेपर, ये हमेशा काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, नीदर वन नॉर टू। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो मैंने जितने भी बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल्स उठाने को ढूंढने की कोशिश करी थी, जितने भी मिले मैंने सारे यहाँ पे डाल रखे हैं। तो ये अक्रॉस द इयर्स जो है क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, और इनका सबका सेम थीम पे आंसर गलत हो रहा है, ठीक है। इवन 2023, 22, 21 लगातार। तो पॉलिटी में समझ में आ गया कि जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस क्लासिफाइड ऐसी बातें आ रही हैं, प्रोवाइड्स फॉर या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो यूजली गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक की, कि साइंस एंड टेक में हमें क्या करना है। तो साइंस एंड टेक में यूजली जो स्टेटमेंट है, अगर स्पेशली तीन स्टेटमेंट है तो उसमें तीनों करेक्ट होंगे। ऐसा एक जनरल ट्रेंड है साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे इसका हमने एग्जांपल ले रखा था कैनवी में। तो वहां भी मैंने बात करी थी कि ये हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल को एक एज अ गुड लाइट में दिखाने की कोशिश करेंगे वो यूजली सही होगा, ठीक है। तो एक तो ये इसकी वजह से सही है, और दूसरा सेंस एंड टेक में जहां भी हमें तीन स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे वो आपके यूजली सही है। तीन स्टेटमेंट यूजली ठीक है। तीन स्टेटमेंट तीनों यूजली ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए बात हो रही है ये, याद रखना आप। हाँ, अगर आपने इसमें से कुछ पढ़ रखा है जो एकदम गलत है, तो ऑब्वियसली आप वहां तीनों सही नहीं करोगे, बट जब कुछ नहीं पता तो वहां तीनों सही है। तीनों सही है। तीनों सही है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में जहां भी हमें तीन स्टेटमेंट दिखे, और हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और तीन ही स्टेटमेंट है, तो वो यूजली तीन सही होते हैं। अब इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट से आपका जुड़ा हुआ था, यहाँ एंड से जुड़ा है। तो इसमें क्या है कि जो भी हमें सिंगल स्टेटमेंट दिखेंगे और अपोजिट नेचर का होगा। सिंगल स्टेटमेंट यानी कि आप एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और वो अपोजिट नेचर की बात कर रहा हूँ, एंड से जुड़े हो, बट से जुड़े हो, और एक पार्ट जो है वो पॉजिटिवनेस की बात करता है, दूसरा नेगेटिवनेस की बात करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट यूजली गलत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप, ठीक बात है, एंड नॉट फॉर द समर्सिबल पंप। एक तो बता रहा है कि सोलर सोलर पावर से आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो चाहे वो एंड नॉट से जुड़ा हो, चाहे बट से जुड़ा हो, ऐसे स्टेटमेंट यूजली गलत होते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ये भी गलत है। आंसर इज नीदर वन नॉर टू। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यूपीएससी पीवाईस की एटलीस्ट 10 साल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब आप इन सब चीजों की यूज, इन ट्रिक्स के यूज टू हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वीडियो देख के चले जाएंगे तो हो सकता है आप ब्लंडर कर दें एग्जाम। तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर जब भी हमें नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम नेगेटिव देखने को मिलेंगे, वो यूजुअली गलत है। जैसे अगर हम इसमें बात करेंगे, दिस वैक्सीन नो साइड इफेक्ट, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो एलर्जिक रिएक्शन, ये गलत है। वन एंड टू इज द राइट राइट आंसर। क्योंकि कोई भी वैक्सीन हो, कुछ भी हो, कोई भी मेडिकेशन हो, उसके साइड इफेक्ट होते ही है। तो नो साइड इफेक्ट बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। ऐसे यहाँ पर बात कर रहे हैं नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद हमने बात कर ली साइंस एंड टेक की, हमने बात कर ली पॉलिटी की। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है, कि ज्योग्राफी में क्या करना है, कैसे करना है। तो ज्योग्राफी में जहां भी हमें सिंगल फैक्ट देखने को मिलेंगे, जहां भी हमें एग्जैक्ट डेटा देखने को मिलेगा, वो आपका यूजुअली रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपका ये आ रखा है 2022 में, ठीक है, यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस की बात कर रखा है, 129 मीटर्स की बात कर रखा है। तो आपकी एग्जैक्ट डेटा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपका जो डेटा है वो गलत होगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट गलत, सेकंड सही है। आप अब ये सब चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो। मे बी आपने ये पढ़ा हो ओएमटी, आप लॉजिकल रीजनिंग भी लगाएं, आप गैस के थ्रू भी करें, बट अगर हमें एक थोड़ा सा एविडेंस मिल जाता है कि यार ये इसके चांसेस है 90% गलत होगा, तो आप डिसीजन जल्दी ले लोगे, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे डायरेक्ट डेटा फैक्ट देखने को मिलेगा वो गलत होगा ज्योग्राफी में। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है शायद, इसमें भी आपका नियरली 10 डिग्री लेसर की बात कर रहे हैं, गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, चूज द राइट आंसर, ठीक है। और इसमें जेड स्ट्रीम की बात कर रहे हैं कि अगर जिंदा नदर्न हेमस्फीयर ओनली, तो ये गलत है। अगर आपने जेड स्ट्रीम पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दोनों हेमस्फीयर में आता है, तो फर्स्ट तो गलत हो ही गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा की बात करिए, गलत है। अब ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, इसमें भी देखो एग्जैक्ट 60% डेटा की बात करिए, एटलीस्ट 60%, ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये 2023 का बहुत रैंडम पेपर था तो ये ट्रिक यहाँ काम नहीं कर रही थी, ये बिल्कुल काम कर रही थी। बट आप पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो इनकी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। अदरवाइज आपको एग्जाम में होश ही नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा कि यार इसमें ये भी तो एक तरीका, ये भी तो है सोचने का, वो आपका आएगा ही नहीं। इसके अलावा जहां भी आपको सिंगल डेटा देखने को मिले अपार्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी, वहां भी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलत होगा। जैसे मुझे एक 2023 का ही क्वेश्चन याद आ रहा है, जिसमें बोला गया था कि इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड में शेयर है वो 3.2% है। वो आपका गलत था स्टेटमेंट। तो जहां भी हमें एग्जैक्ट डेटा की बात करें, वो यूजुअली गलत होता है, हमेशा गलत नहीं होगा, बट यूजुअली गलत होगा। तो जब भी आप रिस्क लें, आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं। और यही रीजंस है या यही कुछ हैक्स हैं जिनके थ्रू आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। नॉलेज से आप कट ऑफ के आसपास तो पहुंच जाएंगे, बट हमेशा बॉर्डर लाइन पे ही रहेंगे। तो अगर ये ट्रिक्स आपको पता है तो आप बिल्कुल 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। अब हम ज्योग्राफी में बात करेंगे, जैसे अभी हमने बात करी सिंगल फैक्ट की, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जहां भी ज्योग्राफी में आपको डायरेक्शंस मिलेंगी, वो यूजुअली गलत होंगे। जैसे इसमें पहली बात तो 140 किलोमीटर दे रखा है, वो गलत है। फिर आपको दे रखा है ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, ये आपकी डायरेक्शन भी गलत है। ठीक है, तो जहां भी आपको डायरेक्शन मिलेगी वो गलत होंगे। लोकेशंस जहां भी हमें देखने को मिलेंगी वो गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल, बिडीबीडी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट केन्या, केन्या की लोकेशन दे रखी है, गलत है। यहाँ देखो सम सम, ये भी सही, ये भी सही। अभी बताया ना आपको कि सम कैसे सही होता है। तो जहां भी सम दिखे वो यूजुअली करेक्ट होगा। करेक्ट है। भले ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा, बट एग्जाम में मैंने मार्क किया था और सही हो गया था। तो उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे यूपीएससी का ट्रेंड पता है, मैंने पेपर को एनालाइज बहुत अच्छे से कर रखा है। तो यही रीजन है कि ये आपके फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। और ये आपको वहां मार्क्स मिल रहे हैं जहां लोग बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं है। क्योंकि इजी क्वेश्चन में तो उन्हें भी मार्क्स मिल रहे हैं, आपको भी मार्क्स मिल रहा है। बट ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आगे कर सकते हैं लोगों से। ठीक है, तो जहां भी हमें लोकेशन मिलेगी वो यूजली गलत है। देखो साउथ ईस्ट एशिया लोकेशन है, गलत है। आंसर इज 2 and 3। फिर से साउथ एशिया की लोकेशन दे रखी है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 3 4 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट में जहां भी हमें पॉल्यूशन की बात होगी, और स्पेशली जब हम पॉल्यूशन कॉजिंग एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसमें यूजुअली सभी स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। तो एक हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक हम साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं, जहां पे सारे स्टेटमेंट आपके यूजुअली सही होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ द क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू। तो ऑल ऑफ द फोर, ऑल ऑफ द थ्री। इसमें भी हम कोल एस कंटेन्स आर्सेनिक लेड मर्करी पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें भी हम कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ऑल थ्री। अब उसके बाद एनवायरनमेंट में दूसरी हमें थीम क्या देखने को मिल रही है कि जब भी हमें ऐसे चार स्टेटमेंट दिखाएं, ठीक है, जो अलग अलग स्टेटमेंट है ऑप्शन में, और उनमें से चार स्टेटमेंट में कोई ऐसी एक ब्रॉड थीम आपके ऑप्शन में होगी, इररिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ब्रॉड थीम जो है वो आंसर होगी। जैसे आपकी ब्रॉड थीम हो गई बायोडाइवर्सिटी, मरीन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वेटलैंड, ईटीसी। तो जब भी ऐसी जो ब्रॉड थीम्स है, तो हमें ऑप्शंस में देखेंगे वो यूजली सही होंगे। जैसे हमें इसमें क्या देख रहे हैं, मरीन इकोसिस्टम, ये आपका सही हो गया। इसमें वेटलैंड देखने को मिल रहा है, ये आपका सही है। ऑब्वियसली स्टेटमेंट इजी था। हाँ, किसी ने भी ज्योग्राफी अगर ढंग से भी पढ़ी है, एनवायरमेंट थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है, तो वो इजीली कर लेता है। बट फिर भी हमें एक आइडिया लग रहा है ना कि यूपीएससी कैसे आंसर ठीक कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट थीम सही है। अब अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस एनालिसिस की। ये सबसे डिबेटेबल मेथड है। ये एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है कि ये कैसे आपको एग्जाम में एज दे देगा, कैसे आपको पेज दे देगा, कैसे आप इसकी सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रिक्स की हेल्प से आप 30 से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आएंगे। तो हम इसकी सारे एस्पेक्ट की बात करेंगे, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और ये क्यों मैंने इसे मोस्ट डिबेटेबल मेथड बोला है। ठीक है, तो हम सारी बात करेंगे, बट उससे पहले ये कैसे काम करता है हम इसको भी समझेंगे। अदरवाइज आपको यही नहीं पता होगा ये काम कैसे कर सकता है, फिर आपके फ्लॉज इसको आपको इसके फ्लॉज कैसे पता चलेंगे। तो मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज और जनरल ट्रेंड के बाद कि ये जो स्टेटमेंट वाइज है ये कैसे काम करता है यूपीएससी में, इसके क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में यूजुअली क्या होगा, इसमें आपका अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी काम करेगा, ज्योग्राफी का सिंगल फैक्ट डेटा भी काम करेगा, जनरल ट्रेंड भी फॉलो होंगे। बट जो दो स्टेटमेंट की क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो इसमें वो भी आपको रीजंस मिल सकते हैं,
और ये भी रीजन है। तो दो स्टेटमेंट के आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको आउट ऑफ सिक्स, मतलब आउट ऑफ 10 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो, जिनमें से एक आपका जेनरिक नेचर का होगा और दूसरा जो है वो आपका स्पेसिफिक इन नेचर होगा। तो जो जनरल नेचर का होगा वो यूजुअली आपका राइट होगा, और जो स्पेसिफिक इन नेचर होगा वो यूजुअली और रॉन्ग होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 10 में से 10 देखने को मिलेंगे, बट एटलीस्ट 10 में से 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं पेपर में। अब इसमें आपकी ये सारी ट्रिक्स काम करेंगे कि जिसमें जिस भी स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा वो यूजुअली रॉन्ग है। ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री, यूपीएससी यूजुअली रॉन्ग पूछता है, तो जहां भी हमें मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, अगर मुझे आइडिया है कि ये करेक्ट है तब तो बिल्कुल आप करेक्ट मारो, बट अगर आपको आइडिया नहीं है, गैस लेना है, तो आप मिनिस्ट्रीज को हमेशा गलत मारो। ज्योग्राफी सिंगल फैक्ट डेटा की बात कर ली, डायरेक्शन की हमने बात कर ली। तो दो स्टेटमेंट में जब भी हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी वो स्टेटमेंट गलत होगा। और वैसे भी 10 में से 6 क्वेश्चंस में एक स्पेसिफिक और एक जनरल होगा, जनरल वाला सही होगा, स्पेसिफिक वाला यूजली गलत होगा। ये आपका फिर से मैंने 2023 का क्वेश्चन उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि सारे इजी इजी पार्ट है या पुराने पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। इट कुड बी, but on 26 November 1949, the Constitutional Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar to prepare a draft constitution of India. अब पहली बात तो ये बहुत जनरल ट्रेंड की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम इस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट कर सकें। बट ये बहुत स्पेसिफिक है कि हमने ड्राफ्टिंग कमेटी पर्टिकुलर डेट को बनाई, फिर उसके पर्टिकुलर चेयरमैन कर रहे थे, तो ये बहुत स्पेसिफिक है। ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको बिल्कुल आइडिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही बनी होगी, उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है। तो 26 नवंबर 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया था, तो फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम है? ये वैसे ही गलत है। बट आपको समझना है कैसी ये स्पेसिफिक है और कैसी ये जनरल है। तो दो स्टेटमेंट में ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, ये गलत है। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे जो है वो एग्जांपल्स बता ही चुका हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या सिंगल फैक्ट सिंगल डेटा डायरेक्शन। तो आप उनको एक बार रिविजिट कर लेना, तो उसको समझ में आएगा आपको कि कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा जेनरिक इन नेचर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्री स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। हमने टू की बात कर ली, थ्री की। अब अगर ये आपका सेंसेंटा का क्वेश्चन है या पोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपके यूजुअली तीन में से तीनों सही होंगे जब भी हम तीन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। बट अगर आपका अदर देन इनके अलावा है, तो यूजुअली आपके तीनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे। होगा क्या? उसमें से तीन स्टेटमेंट से एक आपका गलत होगा, दो आपके सही होंगे। अगर तीन स्टेटमेंट है और वो सेंसेंट या पोल्यूशन के क्वेश्चंस नहीं है, तो उसमें से यूजुअली एक गलत होगा, दो सही होंगे। और जिन स्टेटमेंट में सम देखने को मिलेगा, वो तो ऑब्वियसली करेक्ट ही है, ये हम देख ही चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता कि कौन से तीन में दो सही है नहीं है, बट इसमें से डेफिनेटली दो सही एक गलत है, तो ओनली टू इज द राइट आंसर। ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है, ओनली टू इज द राइट आंसर। तीन स्टेटमेंट है और ये साइंस एंड टेक का नहीं है, ये एनवायरमेंट पोल्यूशन का नहीं है, तो यूजली एक एक गलत दो सही है। ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का दे रखा है, इकोनॉमिक्स का है। इसमें भी आपकी ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें भी आपके तीन स्टेटमेंट है, एक गलत दो सही है, ओनली टू इज द राइट आंसर। इसमें भी आपके तीन स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट गलत है, दो आपके सही है। इसके बाद ये फिर हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, और इसमें भी आपका एक गलत है, दो सही है, तीन स्टेटमेंट है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर तीन स्टेटमेंट है और वो साइंस एंड टेक और पोल्यूशन का नहीं है, तो यूजुअली उनमें से एक सही और दो गलत होंगे। और स्पेशली अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, तो ये ट्रेंड इकोनॉमिक्स में बिल्कुल काम करता है। अभी हम बात करेंगे कि ये डिबेटेबल क्यों है, क्यों मैं इसको डिबेटेबल कह रहा हूँ, क्यों इसने ऐसा क्या कर दिया कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि यूपीएससी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बट फिर भी मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा, एक वार्निंग देना चाहूंगा कि इसको यूज मत करें। क्यों? अभी पता चलेगा। बट जैसे 2022 में आपके इकोनॉमिक्स में 7 क्वेश्चन ऐसे आए थे इकोनॉमिक्स से, जिसमें आपके थ्री स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, और उन 7 में से सातों में एक गलत, दो सही थे। तो इकोनॉमिक्स में अभी भी काम कर रहे हैं, इवन 2023 में भी ये ट्रिक जो है वो इकोनॉमिक्स में आपकी काम करी है। बट हमें किन पे फोकस करना है, बात करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपके टू के हो गए, थ्री के हो गए। फोर में आपके क्या है कि चार में से चारों स्टेटमेंट यूजुअली आपके रॉन्ग हो गए, अनटिल अनलेस वही साइंस और एनवायरमेंट पोल्यूशन का लॉजिक ना हो। ठीक है, और जहां भी हमें एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एंटायर समथिंग, तो आपका गलत होगा। मिनिस्ट्रीज आपकी यूजुअली रॉन्ग है। और इन चार में क्या होगा कि एक सही और तीन गलत हो।
इसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है, तो इसमें यूजुअली क्या होगा, या तो दो सही होंगे या तीन गलत या तीन सही होंगे बस। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे ये दे रखा है, चार स्टेटमेंट है, या तो दो या तीन, तो आपका तीन सही है। चार है, ओनली थ्री इज द राइट आंसर। चार पूछे गए हैं, एंटायर आपको पता है नेगेटिव है, काट दिया, वन टू फोर इज द राइट आंसर। अब पांच स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो पांच स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें जो है वो यूजली तीन स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, दो गलत होंगे। ठीक है, जैसे ये है वन टू थ्री, तीन सही है, फोर फाइव दो गलत है। पांच स्टेटमेंट है, टू फोर फाइव, तीन सही है, दो गलत है। पांच स्टेटमेंट, थ्री फोर फाइव, तीन सही है, दो गलत है। ऑब्वियसली अगर नॉलेज आपके पास है तो फिर आप नॉलेज के बेस पे ही जाएंगे, बट जहां हमें नॉलेज का आइडिया नहीं है, जहां हमें रिस्क लेना है, तो हम ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। अब हम बात करते हैं सिक्स स्टेटमेंट की, तो इसमें क्या होगा, यूजली चार स्टेटमेंट सही होंगे। छह आपके स्टेटमेंट है, चार सही है, वन वन टू फाइव सिक्स। छह आपके स्टेटमेंट है, चार सही है, ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने हिस्ट्री को नॉर्मल भी पढ़ा है, इसकी टाइमलाइन आपने अलग से नोट्स बना रखे हैं टाइमलाइन के, तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं बना रखे हैं तो टाइमलाइन, आपको पूरी टाइमलाइन मिल जाएगी विथ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रीफ वे में, और टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या चैनल चैनल के अबाउट सेक्शन में शायद आपको मिल जाए, बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बट ये इजी क्वेश्चन था, बट ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है, छह स्टेटमेंट है, चार सही है। तो अगर मुझे आइडिया भी नहीं था, मैं तीन को वैसे एलिमिनेट कर देता। तो आपका बी इज द राइट आंसर। सेवन स्टेटमेंट, यूजुअली पांच करेक्ट, ये हम देख चुके हैं लॉन्ग स्टेटमेंट में, बट उसमें पांच सही है, सात में से पांच सही है। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है जिसमें छह और सात स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मैचिंग रूल की। जहां भी मैच करने के लिए आ जाए और चार स्टेटमेंट हो, तो यूजुअली आपके दो करेक्ट होंगे, और पांच स्टेटमेंट होंगे, वो यूजुअली आपके तीन करेक्ट होंगे। ये आप देख रहे हो, चार स्टेटमेंट है, दो करेक्ट है। चार स्टेटमेंट है, एनाटोलिया टर्की, एमाहारा इथोपिया, कार्बोडमलंगा स्पेन, कैटालोनिया इटली, दो सही है। पांच है, तीन सही है। फाइव है, थ्री सही है। ठीक है, सो ये सब हमने देखा कि कैसे स्टेटमेंट काम करते हैं, स्टेटमेंट वाइज हमें कैसे करना है, और कैसे हमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होता है, जनरल ट्रेंड क्या है, ये हमने सब देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये जो स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन थे वो डिजास्टर्स हुए हैं 2023 में। कि अगर आप जनरल ट्रेंड्स को फॉलो करते, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ज्योग्राफी का डेटा, तो तब भी आप एग्जाम में एलिमिनेट कर लेते। बट जिसने भी स्टेटमेंट वाइज फॉलो करने की कोशिश की है कि तीन स्टेटमेंट है, उसमें से एक सही दो गलत है, या तीन में से तो तीन कभी गलत होते ही नहीं है, एक्सपेक्ट फ्रॉम द साइंस इंटेक एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन, उनने डिजास्टर कर लिया 2023 का पेपर। ठीक है, और मैं इस वीडियो में किसी को हिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल्स ने इस तरह के वीडियो डाल रखे हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, बहुत वायरल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नया एस्पेक्ट लेके आए थे, बट वो बहुत डिजास्टर साबित हुआ 2023। तो मेरा किसी को हेट नहीं है, बट मेरा सिर्फ इतना सा एक आइडिया है कि आप जो भी नॉलेज लेके एग्जाम में जाए, वो एक क्लियर एग्जाम में नॉलेज लेके जाए, और आपको एक प्रॉपर आइडिया रहे कि यूजुअली यूपीएससी कौन से ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट वाइज अगर आपको कहीं लग रहा है, आप बिल्कुल इंप्लीमेंट करो, बट स्टेटमेंट वाइज से हमें बचना चाहिए। और कैसे, हम बात करेंगे शायद अगले पार्ट में, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी ये 45 मिनट 50 मिनट की वीडियो हो गई होगी। सो आई थिंक इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो हम उसमें बात करेंगे कि कैसे 2023 में स्टेटमेंट डिजास्टर साबित हुए हैं, और इनको हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और सॉरी टू से, बट फैमिली में एक बहुत इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, जिसकी वजह से वैसे तो मैं एक दो दिन में ये पार्ट सेकंड पार्ट अपलोड कर देता, बट मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैंने अपना सारा शेड्यूल जो है वो पेंडिंग कर दिया है। और मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं विद इन वीक आ जाऊंगा। तो मैं जैसे ही वापस आऊंगा, सबसे पहला काम मेरा रहेगा इस वीडियो का पार्ट टू लाना। तो मैं इस वीडियो का पार्ट टू डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें और कौन से ट्रेंड है जो फॉलो हो रहे हैं। तो 23 में क्या डिजास्टर हुआ है, और कौन से और बोनस है। प्लीज आप इस वीडियो को देखना। 20 से 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, वो तो एक अलग बात है, बट आपका एक अटेम्प्ट फोर से और सेव हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और नोट्स बिल्कुल बनाने हैं आपको, इसको आप याद रखना। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।